हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑफ रॉबर्ट मुंडल। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, इसी से मिलता जुलता टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे जब हम असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑफ रॉबर्ट मुंडल की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी रॉबर्ट मुंडल ने क्या किया, उन्होंने बताने की कोशिश की कि जब हम लोगों को क्या करना होगा, इंटरनल बैलेंस अचीव करना होगा, तब हम कौन सी पॉलिसी यूज करेंगे, और जब हम एक्सटर्नल बैलेंस की बात करेंगे तब हम कौन सी पॉलिसी चूज करेंगे अमंग द टू। मतलब हमें मॉनेटरी पॉलिसी कब यूज करनी है एंड फिस्कल पॉलिसी हमें कौन से बैलेंस को अचीव करने के लिए यूज करनी है। तो देखिए, जब हमने बोला असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑफ रॉबर्ट मुंडल, मैंने आप लोगों को अभी क्या क्या पॉइंट्स बताए। मैंने बोला यहाँ पे भी हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी की। ठीक है, नंबर वन, यहाँ पे किसके बारे में बात होगी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, नंबर वन, ये चीज क्लियर। नंबर टू, जब मैंने बोला मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट अब इंटरवीन करेगी। जब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो हमारा जो सिस्टम बनेगा एडजस्टमेंट का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द सिस्टम इज नोन एज डिसइक्विलिब्रियम सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग इसका मतलब मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, डिसइक्विलिब्रियम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के टाइम मैंने आप लोगों को एक और चीज बोली थी, जब हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसी। तो अब आप लोगों को कोई पूछे रॉबर्ट मुंडल का प्रॉब्लम क्या था, असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो वहां पे हम लोग तीन चीजों पे बात करेंगे। नंबर वन इज द डिसइक्विलिब्रियम सिस्टम, नंबर टू इज द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, एंड नंबर थ्री इज द एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसीज। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हमें क्या करना होता है, हमें इंटरनल बैलेंस भी चाहिए। इंटरनल बैलेंस का क्या मतलब है, जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर है, जहां पे हम लोग क्या चाहते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल पे हो, अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो, वो बैलेंस भी हमें चाहिए। और एक्सटर्नल बैलेंस, एक्सटर्नल बैलेंस का मतलब क्या है, हमारा बीओपी जो है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। बीओपी इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे ना ही सरप्लस की सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही डेफिसिट की सिचुएशन होनी चाहिए। तो रॉबर्ट मुंडल ने बोला कि हमें क्या करना है, हमें इन्फ्लेशन, हमें अनएम्प्लॉयमेंट, हमें सरप्लस और डेफिसिट को, ये जो चार चीजों की बात की जा रही है, हमें इन चारों को कंट्रोल करना है। तो अब जब मैंने बोला इंटरनल बैलेंस, तो इंटरनल बैलेंस में आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, इंटरनल बैलेंस में आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा क्या होगा, इट इज नियर अबाउट जीरो। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या बोला कि इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। और फिर जब हम बोलेंगे एक्सटर्नल बैलेंस, तो इसका मतलब क्या है, देयर विल बी नो सरप्लस और नो डेफिसिट। अब यहाँ पे मुंडल ने बोला क्या, रॉबर्ट मुंडल ने अपना एक पेपर पब्लिश किया, आईएमएफ के अंदर उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया। उस पेपर का नाम लिखिए, अपनी अपनी नोटबुक्स निकालिए। पेपर का नाम था द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। तो इस पेपर का नाम प्लीज आप लोग जब भी एग्जाम में आंसर लिखें, तो यहाँ वहां पे इस पेपर का नाम मेंशन जरूर करें। ठीक है, पेपर का नाम लिख लेना कि ये पेपर किसने किया, रॉबर्ट मुंडल ने ये पेपर 1962 में पब्लिश किया था। आईएमएफ के स्टाफ पेपर्स के अंदर उनका ये पेपर पब्लिश हुआ था, इसका नाम प्लीज मेंशन कर लेना। इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, हमारे पास चार केसेस बनेंगे। एक था हमारे पास इन्फ्लेशन और एक था इंटरनल में अनएम्प्लॉयमेंट, और एक्सटर्नल में वी हैव प्रॉब्लम्स, सरप्लस एंड डेफिसिट। तो उन्होंने बोला हमारे पास चार केसेस बनेंगे, नंबर वन इज द इन्फ्लेशन एंड नंबर टू इज द, इन्फ्लेशन के साथ मैं डेफिसिट लगा दूंगी एक बार, एक बार अनएम्प्लॉयमेंट के साथ डेफिसिट लगेगा, और एक बार क्या होगा,
इन्फ्लेशन सरप्लस हो जाएगी प्रॉब्लम, और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट सरप्लस। तो हमारे पास उन्होंने बोला कि जब इंटरनल और एक्सटर्नल इम्बैलेंस को देखा जाता है तो हमारे पास 4 तरीके से प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में। नंबर 1 इन्फ्लेशन का केस भी है और डेफिसिट भी है एट द सेम टाइम। नंबर 2 इन्फ्लेशन का केस भी है और सरप्लस का केस भी है। नंबर 3 जब अनएम्प्लॉयमेंट का केस है और साथ में डेफिसिट का केस है, या क्या हो सकता है, इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है और इकोनॉमी के अंदर लाइकवाइज सरप्लस भी है। तो रॉबर्ट मुंडल ने बोला कि हम इन चीजों को किस तरीके से टारगेट करेंगे। इन्होंने बोला कि हर जगह पे हमें जो हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम है, हर केस में हमें नहीं आएगी। हमें कुछ पर्टिकुलर केसेस है जहां पे क्या आएगी, जहां पे हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम आएगी, और उस तरीके से वो उन्होंने बताया कि कौन सी पॉलिसी उन केसेस पे लगेगी। जैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। अब जो मैं आप लोगों के साथ पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, प्लीज उसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से आप लोगों को समझ आएगा मुंडल प्रॉब्लम है क्या बेसिकली। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक केस की बात की। लेट्स से हम लोग भी बात करते हैं उसी केस की, अनएम्प्लॉयमेंट सरप्लस का केस, दैट इज द फोर्थ केस। उन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करना है। आप लोग मुझे बताइए, जब अनएम्प्लॉयमेंट को हमें खत्म करना है इकोनॉमी से, हम क्या करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है 4। या हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे, या हम कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएं, या एक्सपेंशनरी फिस्कल लगाएं, या कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल लगाएं। आप लोग मुझे बताइए आंसर क्या हो सकता है। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये चीजें पढ़ी होंगी। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, इसका मतलब मेरी जो भी पॉलिसी होगी वो क्या करेगी, वो यहाँ पे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगी। तो अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं, तो मॉनेटरी पॉलिसी में अगर मैं चाहती हूँ इन्वेस्टमेंट हो इकोनॉमी के अंदर, इसका मतलब क्या होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करना चाहिए। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बोला फॉल करेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि क्या होना चाहिए बेसिकली इकोनॉमी के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे। तो यहाँ पे भी रॉबर्ट मुंडल ने कहा कि हमें क्या करना है, जब हमने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर हम फिस्कल पॉलिसी के लिए चेक करें, तो यहाँ पे आप लोग देखें, फिस्कल पॉलिसी को अगर हमें इंप्लॉय करना है टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी वांट कि इनकम बढ़े। क्योंकि अल्टीमेटली अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी, वो क्या करेंगे, वो अपने अंडर और लोगों को काम देंगे, वो डिमांड क्रिएट करेंगे और फैक्ट्रीज लगेगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, और लोगों के पास क्या होगा, लोगों को काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, आप क्या करोगे, आपने हाउस हेल्प लगाओगे। हाउस हेल्प लगाई, इसका मतलब क्या है, आपने किसी को काम दिया अपने अंदर, या आपने क्या किया, आपकी इनकम बढ़ी, आपने क्या किया, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया, आपने कंजप्शन बढ़ाई। जब आपने कंजप्शन बढ़ाई, तो आपने क्या किया, मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट की। जैसे ही हमने बोला कि आपने मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट की, उस समय हुआ क्या मार्केट के अंदर, जब आपने डिमांड की, तो फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मुझे क्या करना है, मुझे कोई पर्टिकुलर क्या करना है, मुझे कपड़े खरीदने हैं। तो कपड़े वाली इंडस्ट्री क्या करेगी, वो मोर प्रोडक्शन करेगी। फॉर मोर प्रोडक्शन वी नीड मोर लेबर। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इंप्लॉयमेंट जनरेट हुई। तो अगर हम चाहेंगे इनकम बढ़ेगी, तो इनकम कब बढ़ती है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा या कम होगा। तो आंसर शुड बी कि इंक्रीज करेगा। तो आप लोग बोलेंगे जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, तो हमारी इनकम भी इंक्रीज करेगी। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी पॉलिसी क्या होती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो हम लोगों ने देखा, जब हमें अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, तो हम बोल रहे हैं या तो हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब मुझे आप लोग बताएं, अब आप लोगों ने ये देखना है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जब हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, तो आप देखिए क्या ये पॉलिसी हमारी सरप्लस को खत्म कर सकती है, सरप्लस को लोअर डाउन कर सकती है। अगर ये कर सकती है, फिर तो सेम पॉलिसी में आपका दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखें, अगर मैंने क्या किया, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज की। जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज किया,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली कम होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी, तो मनी सप्लाई के इंक्रीज करने पे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा तो हमारे यहां से कंट्री से क्या होगा, कंट्री से कैपिटल क्या होगी, आउटफ्लो होगा। जब कंट्री के अंदर कैपिटल बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या हुआ, कैपिटल आउटफ्लो हुआ, तो कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा। एक चीज तो हमने ये देखी कि कैपिटल अकाउंट पे डेफिसिट आएगा, ठीक है। नंबर 1, अगर आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करोगे तो हम लोग सरप्लस में थे, बट अब सरप्लस की जगह हम कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, नाउ हम कहां जाएंगे, हम डेफिसिट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो सरप्लस वाला जो एक इम्बैलेंस दिख रहा था इकोनॉमी में वो इरेडिकेट हो जाएगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पे यही देखा। अगर हम समहाउ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाते हैं तो देखते हैं, देखिए अब हमने बोला अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा। जब आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा तो क्या होने वाला है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, आपकी इनकम इंक्रीज करेगी। जब लोगों की इनकम इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, इसका मतलब डेफिसिट होगा। लेकिन कौन से अकाउंट में डेफिसिट होगा, नाउ अब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा चाहे हम मॉनेटरी पॉलिसी लगाए तब भी हम सरप्लस से डेफिसिट में जाएंगे, चाहे हम अपनी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाए तब भी हम कहां जा रहे हैं, हम सरप्लस से डेफिसिट पे जा रहे हैं। ठीक है, अकाउंट सिर्फ अकाउंट में फर्क आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली बीओपी में आपको क्या मिलेगा, बीओपी में जो इम्बैलेंस है वहां पे हमें करेक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये पॉइंट समझ आया हो। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इस पॉइंट को लिख रही हूँ, प्लीज आप लोग भी नोट करिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट सरप्लस हो तो यहाँ पे मुंडल ने देखा, रॉबर्ट मुंडल ने, कि हमें कोई भी क्या होता है, हमें कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम नहीं आती। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन टू करेक्ट सच काइंड ऑफ इम्बैलेंस इज टू एम्प्लॉय एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। फिर हम लोग ये भी दिखा देंगे कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। फिर आप लिख सकते हैं द रिजल्ट ऑफ विच कैन बी समराइज्ड एज, हमने यहां देखा मनी सप्लाई इंक्रीज की, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, फॉल किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब फॉल करता है इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इनकम बढ़ेगी। और ये तो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी का लिखा। अगर हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो भी इनकम बढ़ेगी। अल्टीमेटली इन दोनों से क्या देखने को मिलेगा हमें, इलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमने क्या देखा, जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी को एम्प्लॉय किया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारा इलिमिनेट होगी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंटरनल इम्बैलेंस जो था वो करेक्ट हो गया। फिर इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से हम इसका बताएंगे कि अब हमने क्या देखना है, हमने एक्सटर्नल इम्बैलेंस देखना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्सो जब आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज कर रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर रहा है तो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। जब कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है तो कौन से अकाउंट में डेफिसिट आएगा, नाउ डेफिसिट विल बी इन द कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट आ जाएगा। तो लाइकवाइज हमारा क्या हो गया, सरप्लस से हम लोग डेफिसिट की सिचुएशन में पहुंच रहे हैं। तो हमारा जो एक्सेस सरप्लस था इकोनॉमी से वो वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोगों ने क्या बोला, एक और इसका, जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, एक तो इंटरेस्ट रेट आपका फॉल करेगा और दूसरा याद रखना आपकी इनकम भी बढ़ती है। जब इनकम बढ़ती है तो आप इंपोर्ट बढ़ाते हैं, इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। क्लियर हुआ यहाँ पे ये चीज। अब ये तो मैंने बताया आप लोगों को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का। लाइकवाइज जब आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करेंगे तो जी इंक्रीज करेगा, वाई इंक्रीज करेगा। जब इनकम इंक्रीज करती है तो इंपोर्ट इंक्रीज करेंगे, इंपोर्ट इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि जब भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और सरप्लस वाले केस होगा तो हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर क्या होने वाला है,
आप अगर एक भी कोई पॉलिसी इंप्लॉय करते हैं, आपको डायरेक्टली पता है यू कैन एम्प्लॉय either expansionary monetary policy or expansionary fiscal policy or a combination of both. यहाँ पे हमें different policies choose करने की जरूरत नहीं है to achieve internal balance and to achieve external balance. Am I clear? इसी तरीके से मुंडल ने एक और केस बताया जहां पे उन्होंने फिर से बोला कि यहाँ पे भी इस केस में भी क्या है, इस केस में भी हमें कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ती। उन्होंने क्या बोला, ये केस किसका है, दैट इज द केस ऑफ इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट। उन्होंने बोला जो पॉलिसी आप इन्फ्लेशन के लिए यूज करने वाले हैं, सेम पॉलिसी आपका डेफिसिट भी क्या करेगी, ओवरकम कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, जैसे हमारे पास लास्ट केस के अंदर वी हैव 4 चॉइसेस, तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। नंबर 1, हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएं और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएं। तो मुंडल ने बोला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन कम करना है, इन्फ्लेशन कम करने के लिए हमें पता है हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाएंगे। क्योंकि अगर आप लोगों ने क्या किया, इन्फ्लेशन एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगा दी, तब तो क्या होगा, तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन और तेजी से बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, जब इनकम आ रही है लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो हम तो एक्सपेंशनरी नहीं लगा सकते, तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल और एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, या आप एक एक भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो उन्होंने क्या बोला मुंडल ने, उन्होंने बोला या हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएंगे या हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लगाएंगे। अब इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जब हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मनी सप्लाई कम हो रहा है। जब हमने बोला मनी सप्लाई कम हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। लास्ट केस में कम हो रहा था, अब ज्यादा होगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, क्या आप लोग इन्वेस्ट करने के लिए लोन उठाएंगे, तो हम लोग लोन नहीं उठाएंगे। जब लोन नहीं उठाएंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इनकम भी कम होगा। तो याद रखना यहाँ पे क्या होने वाला है, इलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। लाइकवाइज अगर हम लोग क्या करें, हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को एम्प्लॉय करें, तो हमारा, जब मैंने बोला कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल, इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा और अल्टीमेटली इनकम कम होगी। जब हमारी इनकम कम होती है तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट के अंदर डिमांड नहीं करेंगे ज्यादा, जब डिमांड नहीं करेंगे तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, इलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। तो याद रखना, जब भी आपके पास इन्फ्लेशन का सिचुएशन होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो फर्स्ट था, दैट इज द इंटरनल इम्बैलेंस, वो करेक्ट किया जा सकता है। अब हम लोगों को देखना है कि जब हम डेफिसिट की बात कर रहे हैं, क्या इन दोनों पॉलिसीज को यूज करके क्या हमारा डेफिसिट भी अंडर कंट्रोल आ सकता है या नहीं। अगर कंट्रोल आ सकता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि सेम काइंड ऑफ पॉलिसी लग रही है। जब हम बोलेंगे कि सेम काइंड ऑफ पॉलिसी लग रही है तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि प्रॉब्लम सॉर्टेड। तो यहाँ पे भी असाइनमेंट प्रॉब्लम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अब हम इलिमिनेशन ऑफ डेफिसिट भी देखेंगे इन्हीं दोनों पॉलिसीज के साथ। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या किया, यूज किया। जब हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगी, इसका मतलब मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो गई। मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो गई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कैपिटल इनफ्लो होगा। जब कैपिटल इनफ्लो होता है तो कैपिटल अकाउंट में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें कैपिटल अकाउंट में सरप्लस देखने को मिलता है। पहली बात। नंबर 2, हम लोगों ने क्या देखा, जब मनी सप्लाई कम होती है तब लोगों के पास इनकम भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनकम कम इसका मतलब इंपोर्ट कम, इंपोर्ट कम इसका मतलब करंट अकाउंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, सरप्लस। तो हमारा, हमने देखा कि डेफिसिट भी क्या हुआ, जब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया गया
तो डेफिसिट को भी क्या किया गया, कंट्रोल किया गया। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग क्या करेंगे, फिस्कल पॉलिसी के लिए भी देखेंगे। हमने क्या किया, कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाई। जब कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएंगे तो जी कम होगा, दैट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो आपकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो क्या होने वाला है, करंट अकाउंट में सरप्लस होगा। क्यों, बिकॉज इनकम कम होती है, इंपोर्ट कम होते हैं, तो करंट अकाउंट में क्या होगा, सरप्लस देखने को हमें मिलेगा। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा जब हमारे पास इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट का केस हो तब क्या होगा, तब हमारा हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी या कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंप्लाई करेंगे। तो मुंडल ने बोला कि जब हमारा ये केस था, नंबर 1 दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट सरप्लस का केस, या दूसरा केस हम लोगों ने क्या बोला, इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट। मुंडल ने बोला कि जब हमारा इस तरीके का केस था तब हमारे लिए डिसाइड करना मुश्किल नहीं होता कि हमें कौन सी पॉलिसी इंप्लॉय करनी है। जो पॉलिसी हमारा इंटरनल इम्बैलेंस को करेक्ट करेगी, वही सेम पॉलिसी हमारा क्या करेगी, एक्सटर्नल इम्बैलेंस को भी करेक्ट कर देगी। जैसे हम लोगों ने देखा इन्फ्लेशन और डेफिसिट के केस में हम लोगों ने क्या किया, हमने अपना पॉलिसी कौन सी इंप्लॉय की, हमने अपनी पॉलिसी इंप्लॉय की कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी और कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। लाइकवाइज जब मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट सरप्लस का केस बताया तो यहाँ पे हमारी जो पॉलिसीज थी वो क्या थी, दैट इज एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल और एक्सपेंशनरी मॉनिटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज कर रहे हैं। और फर्स्ट केस में हमने देखा कि कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी और कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉलिसीज हम यूज कर रहे हैं। क्लियर, हमने ये सब देखा। लेकिन अब उन्होंने बोला कि इतना सिंपल नहीं है, जैसे हमारे ये दो केस है यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं आई, बट अगर हम लोग क्या करें, हम तीसरा और चौथा केस ले, दैट इज द इन्फ्लेशन विद सरप्लस, और हम लोग क्या करें अनएम्प्लॉयमेंट विद डेफिसिट का अगर हम केस देखें तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आएगी। जैसे अगर हम लोग देखें फर्स्ट केस में इन्फ्लेशन था, तो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए हमने क्या किया था, कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी या कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज किया था। तो यहाँ पे अगर हम वही सेम लॉजिक से यहाँ पे भी इन्फ्लेशन को करेक्ट करने के लिए दोनों में से कोई भी पॉलिसी को यूज करें, जैसे कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी और कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल, लेकिन जब हम सरप्लस पे आएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, सरप्लस को करेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक्सपेंशनरी मॉनिटरी और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी चाहिए। मतलब सेम पॉलिसी को आप इंप्लॉय नहीं कर सकते टू सॉल्व द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल प्रॉब्लम एट द सेम टाइम। लाइकवाइज उन्होंने क्या बोला, जब हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट डेफिसिट पॉइंट है, यहाँ पे अगर हम इस केस के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग क्या देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज की थी, बी इट फिस्कल और बी इट मॉनिटरी पॉलिसी। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अगर हम इसी लॉजिक से यहाँ पे भी करेक्ट करने के लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल और एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी यूज करेंगे, बट डेफिसिट को अगर हम करेक्ट कर रहे थे फॉर डेफिसिट हमें क्या चाहिए था, हमें कंट्रेक्शनरी पॉलिसीज चाहिए थी। तो किस तरीके से काम किया जाएगा, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि अगर आपके पास इन दोनों में से कोई केस आएगा तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, हम सेम पॉलिसीज को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। क्लियर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई और जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या बोला, दिस इज द, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑफ रॉबर्ट मुंडल। तो अगर आप लोगों को कोई पूछे रॉबर्ट मुंडल की असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, तो केसेस याद रखना। फर्स्ट टू केस जो मैंने अभी आप लोगों को बताए, इन दो केस, दीज केसेस आर नॉट द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ रॉबर्ट मुंडल। रॉबर्ट मुंडल की असाइनमेंट प्रॉब्लम कौन से केसेस पे आएगी, दीज आर द केसेस जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑफ रॉबर्ट मुंडल। क्लियर। तो हम वन बाय वन करके केस पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटे से कुछ 2-3 पॉइंट्स है वो लिखवा रही हूँ। देखिए, बाय असाइनमेंट प्रॉब्लम वी मीन दैट अ कंट्री विद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट chooses to assign monetary policy for external balance and fiscal policy for internal balance। अब यहाँ पे बेसिकली रॉबर्ट मुंडल ने क्या बोला, जब हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा, क्योंकि जैसे ही हम अगर एज्यूम करें कि हमारे पास इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वी हैव फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, उस समय होगा क्या, जो भी सरप्लस और डेफिसिट होगा उसको वाइप आउट किसने करना, दैट इज द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो रिस्पॉन्सिबल होंगी उस पूरे इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए। तो एक्सटर्नल बैलेंस इम्बैलेंस
सब कौन करेक्ट करेगा? इट इज द मार्केट फोर्सेस। लेकिन जैसे ही हमने बोला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, तब हमें मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी को यूज करना है टू करेक्ट द एक्सटर्नल इम्बैलेंस। तो उन्होंने बोला कि जो हमारा इंटरनल इम्बैलेंस है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट म्यूंडेल, उन्होंने बोला फॉर इंटरनल इम्बैलेंस हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लॉय करना चाहिए और हमें अपनी एक्सटर्नल इम्बैलेंस के लिए किसको यूज करना चाहिए? वी शुड यूज मॉनिटरी पॉलिसी। अब इन्होंने इसको कैसे समझाया, देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हमारे पास दो केसेस होंगे। यहाँ पे एक केस हम लेते हैं, नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट डेफिसिट का केस। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को, यहाँ पे मंडल ने क्या बोला? उन्होंने बोला जो भी आप लोग क्या करें, जो भी पॉलिसी इंप्लॉय करें, जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें पता है जब भी हमें अनएम्प्लॉयमेंट को करेक्ट करना है, टू करेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास दो चॉइसेस है। नंबर 1 वी कैन एम्प्लॉय एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, या हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी को एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो चॉइसेस आ गई, एक्सपेंशनरी फिस्कल और एक्सपेंशनरी मॉनिटरी। और दूसरी चॉइस हमारे पास क्या है? डेफिसिट के लिए हमारे पास क्या है? डेफिसिट के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें डेफिसिट को करेक्ट करना है। इट मींस हम लोगों को क्या करना है? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को इम्प्लाई करना है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी। तो रॉबर्ट के अकॉर्डिंग, रॉबर्ट मिंडल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? टू करेक्ट दिस अनएम्प्लॉयमेंट डेफिसिट, अनएम्प्लॉयमेंट जो क्या है, जो इंटरनल प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें क्या करना है? हमें यूज करना है फिस्कल पॉलिसी। इसका मतलब हमारे पास क्या चॉइस होगी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मिंडल असाइनमेंट प्रॉब्लम? एक्सपेंशनरी फिस्कल और डेफिसिट जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे पास क्या चॉइस होगी? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमारे पास दो चॉइसेस हो सकती है जो हम यूज कर सकते हैं। नंबर 1 is the you can either choose expansionary monetary policy, expansionary fiscal policy plus contractionary monetary, और यू हैव अनदर चॉइस जहां पे हम लोग क्या करें? एक्सपेंशनरी मॉनिटरी यूज कर ले प्लस कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल करें। लेकिन याद रखना जो रॉबर्ट मिंडल है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा ये जो दैट इज द फर्स्ट वन, ये आपकी अप्रोप्रिएट चॉइस है। इन्होंने कैसे बोला? इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कुछ डायग्राम बताई। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, देखिए हमारे पास एक इंटरनल इम्बैलेंस की डायग्राम है और एक एक्सटर्नल इम्बैलेंस की। तो यहाँ पे देखिए मॉनिटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मॉनिटरी पॉलिसी का एक कंपोनेंट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वाई एक्सिस पे हम उसी कंपोनेंट को शो कर रहे हैं, दैट इज आर, और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? फिस्कल पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट शो कर रहे हैं, दैट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हमने बोला ये हमारी लाइन है वाई वाई, वाई वाई लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो वो क्या शो कर रहा है? दैट पॉइंट शोज इंटरनल बैलेंस। जब मैंने बोला कि वाई वाई पॉइंट लाइन हमारा शो कर रहा है इंटरनल बैलेंस, इसका मतलब क्या है? वाई वाई लाइन के ऊपर क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, और साथ में आपका क्या है यहाँ पे? जीरो इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे अगर मैं कोई दो रैंडम पॉइंट लूं, लेट से मैंने पॉइंट ए लिया, तो पॉइंट ए पे मेरे पास क्या है? मेरे पास पॉइंट ए पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और याद रखना पॉइंट ए में मेरे पास क्या है? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम है। लेकिन जब मैं यहां से किसी और पॉइंट बी पे बात करूं तो एट बी पॉइंट ए के कंपैरिजन पे क्या हो रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि पहले आप यहां पे थे, अब आप यहां से जाकर हो गए बी पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा। और लाइकवाइज जब हम ए से यहाँ पे बी तक गए इस पॉइंट पे, क्योंकि इसके पैरेलल देखे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो एट बी हमारे पास क्या है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये चीज क्लियर हुई? अब यहाँ पे देखो, जब हम ए से किसी, अगर ए से हम इस साइड मूव करें, ठीक है, राइटवर्ड मूव, सॉरी लेफ्टवर्ड मूव करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, जितना ए पॉइंट पे है
उतना ही हमारा इस पॉइंट पे रहेगा एट सम पॉइंट सी। सेम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे फर्क नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लो है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हाई होता है तो लोग क्या करते हैं, तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इनकम क्या होगी, इनकम भी कम होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो याद रखना, जब भी हम ए से सी की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब वाई वाई लाइन पे लेफ्टवर्ड मूव करेंगे, तो क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ यहां तक कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आया। लाइकवाइज जब हम अगर यहां से हम किसी और पॉइंट पे मूव करें, लेट से हमने बोला हम बी से कहां आ गए, किसी और पॉइंट पे, लेट से हमने बोला एफ पे आ गए। जब एफ पे आ रहे हो आप, तो क्या हुआ, आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहा, लेकिन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, कम हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, जितना बी पे है उतना ही एफ पे है, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो हमारी इकोनॉमी में क्या आएगा, इन्फ्लेशन। क्लियर। तो यहाँ पे जब हम राइट वर्ड देखेंगे वाई वाई कर्व में, तो हमारे पास क्या आने वाला है, इन्फ्लेशन आने वाला है। तो ये मैंने आप लोगों को इंटरनल इम्बैलेंस की डायग्राम इंटरनल पूरा बैलेंस बताया कि वाई वाई लाइन हमारा इंटरनल बैलेंस शो कर रहा है, बट वाई वाई के जो, अगर आप राइट पे जाते हैं तो इन्फ्लेशन, लेफ्ट में जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप लोग बता सकते हैं क्यों आया, बिकॉज ऑफ आर एंड जी, चेंजेस इन द आर एंड जी की वजह से ये सारा फिनोमिना आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम लोग एक्सटर्नल बैलेंस की डायग्राम देखें। जैसे हमने लास्ट डायग्राम के अंदर आर और जी लिखा, यहाँ पे भी हम वैसे ही लिखेंगे। आर रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो क्या है, जो कंपोनेंट है आपका किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का, एंड जी किसका कंपोनेंट है, फिस्कल पॉलिसी का। अब यहाँ पे देखिए हमने बोला बीबी जो लाइन है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल बैलेंस। एक्सटर्नल बैलेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास सरप्लस और डेफिसिट नहीं है इकोनॉमी में। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं किसी पॉइंट बी लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर भी हम नो सरप्लस एंड नो डेफिसिट लाइक सिचुएशन। तो हमने बोला हम किसी पॉइंट पे ए पे हैं, और किसी पॉइंट, लेट से हमने बोला किसी पॉइंट का मार्क कर दीजिए एन। हमने बोला ए और एन दो ऐसे पॉइंट है जहां पे हमारे पास क्या है, जहां पे हमारे पास जीरो सरप्लस एंड जीरो डेफिसिट की सिचुएशन है। अब हम यहां से मूव करते हैं किसी और पॉइंट पे। जब हम यहां से ऊपर मूव कर रहे हैं, लेट से एम पॉइंट पे मूव किए, जब हम एम पे मूव किए, क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी आपका बढ़ता है तो क्या होता है, कैपिटल आपकी कंट्री में आएगा बाहर से, कैपिटल इनफ्लो। जब कैपिटल इनफ्लो होगा तो हम लोगों को क्या दिखेगा, कैपिटल अकाउंट सरप्लस। तो हम जब ए से एम पे गए तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वी हैव कैपिटल अकाउंट सरप्लस। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम इस साइड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे तो वी हैव सरप्लस इन द इकोनॉमी। और लाइकवाइज जब आप एन से कहीं यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, लेट से एफ पॉइंट पे, तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल किया, बट आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करता है तो कैपिटल आउटफ्लो होता है। जब हम देखेंगे कैपिटल आउटफ्लो होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी हैव कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। तो याद रखना, जब हम राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे बीबी लाइन के, तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास डेफिसिट होगा। क्लियर, सरप्लस डेफिसिट। अब हम इन दोनों डायग्राम को क्लब करेंगे। आप लोग भी साथ साथ बनाना, और एक्स एंड वाई एक्सिस पे क्या क्या आएगा अब आप लोग लिखें, ठीक है। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, वाई कर्व हमारी स्टीप रहेगी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो कर्व है हमारी, वो हमारी क्या रहेगी, रिलेटिवली फ्लैटर रहेगी। अब इसका रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी अगर जिन लोगों को पता है वो लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। जिनको नहीं पता आप लोग वो भी लिखेंगे। आप लोगों को नहीं पता, यू वॉन्ट टू नो द रीजन, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। और इसके लिए जो बुक मैंने रेफर की है पर्सनली, दैट इज एच.जी. मैन्योर। आप लोग भी कर सकते हैं, अच्छी बुक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था,
हम जब वाई वाई के उस साइड थे, हमने क्या देखा था? सरप्लस और डेफिसिट, सॉरी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट देखा था। तो जब हम वाई वाई के अबव हैं, हम क्या देख रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। तो वाई वाई के अबव मतलब आप एक यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा और वाई वाई के ऊपर एक यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और बीबी के, जब हम ऊपर थे बीबी के, हमने क्या देखा था? वी हैव सरप्लस। और नीचे जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के हो तो सरप्लस। अब हमारे पास दो और कॉलम बच के, एक ये वाई वाई के जब हम नीचे होते हैं हमारे पास क्या होता है? इन्फ्लेशन। और हमारे पास क्या हुआ जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर है? सॉरी, ये तो हमारा नीचे वाला है ना, सरप्लस यहाँ नहीं आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर दैट इज इन्फ्लेशन, यहाँ पे सरप्लस आएगा। और जब हम बीबी के नीचे होंगे हमारे पास क्या आएगा? अनएम्प्लॉयमेंट और डेफिसिट। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा? लास्टली हमारे पास यहाँ पे भी आने वाला है इन्फ्लेशन और डेफिसिट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया हो मैंने ये किस तरीके से लिखा। मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने वाई वाई कर्व ड्रॉ की, बीबी कर्व ड्रॉ की, और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वाई वाई स्टीपर है। ठीक है, आप लोग कमेंट में देखिए, ढूंढिए थोड़ा सा आंसर कि क्या हो सकता है इसका प्रोबेबल रीजन, तो मेंशन करिए। तो वाई वाई स्टीपर है और बीबी, वाई वाई के ऊपर हमारे पास क्या था डायग्राम में? अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैंने वाई वाई इस कर्व के ऊपर क्या लिख दिया? अनएम्प्लॉयमेंट, दिस। और नीचे क्या था? इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ गया? इन्फ्लेशन। लाइकवाइज फिर मैंने क्या देखा? अपनी बीबी कर्व देखी। बीबी कर्व में हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट के हम अबव थे तो हमारे पास क्या होता है? सरप्लस। और डाउन में क्या होता है? डेफिसिट। जब हम बीबी के ऊपर है सरप्लस मैंने लिख दिया, और जब हम नीचे हैं मैंने क्या लिख दिया? डेफिसिट। क्लियर? यहां तक आप लोगों को पता चला? मैंने इस डायग्राम को 4 केसेस पे कैसे डिवाइड किया। अब देखिए हमने कौन कौन से केसेस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। हमने जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट सरप्लस का केस है, दैट इज दिस केस, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो मैं यहां से इसको एलिमिनेट कर रही हूं, और ये वाला केस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मैंने इन दोनों केसेस को डिलीट कर दिया। अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों केसेस पे करना है, अनएम्प्लॉयमेंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन सरप्लस। अब यहाँ पे रॉबर्ट मुंडल ने क्या बताया था? रॉबर्ट मुंडल ने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर टू अचीव इंटरनल बैलेंस हम लोग क्या करते हैं? फिस्कल पॉलिसी यूज करते हैं। विद अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हम फिस्कल पॉलिसी को यूज करते हैं। और उसी तरीके से जब हमें एक्सटर्नल बैलेंस को अचीव करना होता है हम मॉनिटरी पॉलिसी को यूज करते हैं। अब यहाँ पे रॉबर्ट मुंडल ने क्या बोला, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं एक केस ले लेती हूं यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट डेफिसिट। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे पास क्या बताया मैंने आपको? जब भी आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करने वाले हैं, और हम एक्सपेंशनरी फिस्कल भी कर सकते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनिटरी भी कर सकते हैं। लाइकवाइज जब हम लोग डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या बोला कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को यूज करेंगे। जब हमने बोला कि हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या है? हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल भी यूज कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी भी कर सकते हैं। बट मुंडल ने क्या बोला? मुंडल ने बोला कि हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट को करेक्ट करना है, दैट इज द इंटरनल इम्बैलेंस। अनएम्प्लॉयमेंट इज इंटरनल प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट इंटरनल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंशनरी फिस्कल। और जो डेफिसिट है दैट इज द एक्सटर्नल प्रॉब्लम, उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। तो राइट चॉइस अकॉर्डिंग टू मुंडल क्या होगी? to use expansionary fiscal policy and contractionary monetary policy in order to correct unemployment deficit. बट अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये चॉइस भी बनेगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जब भी हमें कोई पॉलिसी यूज करनी है तो हमारी पॉलिसी अप्रोप्रिएट कब होगी? जब वो कन्वर्जेंस की तरफ लेकर जाएगी। जैसे आप लोगों को अगर डायग्राम याद हो, डायग्राम वाला पेज आप लोग जहां पे भी बनाई है वापस निकालिए। तो हमारी कन्वर्जेंस हम कैसे देखेंगे? देखिए, यहाँ पे मेरा आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट डेफिसिट, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ यूडी। ठीक है, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट डेफिसिट का केस।
अब इन्होंने क्या बोला, रॉबर्ट मुंडल ने बोला कि जब भी हम कोई भी पॉलिसी इंप्लॉय करेंगे तो हम अल्टीमेटली कहाँ जाने चाहिए, हम इक्विलिब्रियम की तरफ जाने चाहिए। जैसे ही आप इक्विलिब्रियम से डाइवर्ट करेंगे, ठीक है, अगर आप कोई पॉलिसी लाए और अगर आप इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो आप गलत जा रहे हैं। हमारी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए कि हम हमेशा क्या जाए, हम हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ जाए। तो जब भी आप इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे, एट दैट टाइम हम क्या बोलेंगे, आपका जो पॉलिसी एक्शन है दैट इज एप्रोप्रिएट। लेकिन जब आप इक्विलिब्रियम से डाइवर्ज करेंगे, तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, जब भी आप पॉलिसी कौन सी यूज कर रहे हैं, इन एप्रोप्रिएट। तो इसी चीज को हम दोनों जो हमारे पास दो चॉइसेस बनती है, एक मुंडल के अकॉर्डिंग और जो दूसरी अनदर चॉइस है, उन दोनों को इसी के हिसाब से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहला आप लोगों को क्या बताया, अनएम्प्लॉयमेंट प्लस डेफिसिट का केस। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मुंडल क्या बोल रहे हैं, मुंडल ने बोला कि हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज इंटरनल प्रॉब्लम। इंटरनल प्रॉब्लम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम इंटरनल प्रॉब्लम के लिए यूज कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी, दैट इज द एक्सपेंशनरी फिस्कल। और मैंने आप लोगों को क्या बताया, कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी यूज कर रहे हैं मुंडल के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट चॉइस, लेकिन रॉन्ग चॉइस क्या है अकॉर्डिंग टू मुंडल, रॉन्ग चॉइस है टू यूज एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी प्लस कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल। डायग्राम में भी देख लेते हैं। पहले हम इसको देखते हैं। देखिए, जब हमने बोला कि एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी को यूज करेंगे, एक्सपेंशनरी मॉनिटरी मतलब मनी सप्लाई आपकी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। मनी सप्लाई जब इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फॉल करेगा। और इन्वेस्टमेंट जब फॉल करता है, इनकम फॉल करेगा। इनकम फॉल करेगी, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम बैकवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकम जब भी आपकी फॉल करेगी तो आप इस साइड मूव करने वाले हो, तो इनकम फॉल करना हमारे लिए बेटर नहीं था। और उसी तरीके से जब हमने बोला कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारा जी फॉल किया तो इनकम फॉल की। तो हम लोगों ने क्या बोला कि हमारी जब इनकम फॉल कर रही है तो आप किस डायरेक्शन पे हो, आप बैकवर्ड शिफ्ट कर रहे हो। बैकवर्ड शिफ्ट करना हमें नहीं करना था, हमें तो इक्विलिब्रियम की तरफ जाना था। और अगर हम यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू मुंडेल, जिन्होंने क्या बोला, एक्सपेंशनरी फिस्कल। एक्सपेंशनरी फिस्कल का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा और इनकम इंक्रीज करनी चाहिए। इनकम इंक्रीज करनी है, इनकम इंक्रीज मतलब हम यहाँ पे मूव करेंगे, नंबर वन। और हमने क्या बोला कि कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी का मतलब क्या है कि अब मनी सप्लाई फॉल करेगी। जब मनी सप्लाई फॉल करेगा तो हमारा क्या होने वाला है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, राइज करेगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज करेगा तो आप वापिस से क्या करोगे, यहां से अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है तो इनकम भी बढ़ रहा है। दैट्स वाई मुंडल ने क्या बोला, हम इक्विलिब्रियम की तरफ किस पॉलिसी से जाएंगे, इस पॉलिसी से। दैट्स वाई मुंडल ने बोला दिस इज द एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन फॉर अस। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट डेफिसिट का केस आएगा, हमें कौन सी पॉलिसी यूज करनी है, वी शुड यूज एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। और उसका रीजन उन्होंने बताया कि पॉलिसी एप्रोप्रिएट क्यों है, बिकॉज इट लीड्स टूवर्ड्स कन्वर्जेंस। अब हमारा लास्ट केस हम पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन सरप्लस। ठीक है, तो मुंडल के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इन्फ्लेशन इज व्हाट, इन्फ्लेशन इज इंटरनल प्रॉब्लम। सो इन्फ्लेशन इज इंटरनल, तो हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि इंटरनल है। तो सरप्लस जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यूज करना है मॉनिटरी पॉलिसी। और कैसी मॉनिटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी। ये चॉइस किसके अकॉर्डिंग है, मुंडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखिए, हम देखेंगे कि क्या ये भी हमें कन्वर्जेंस की तरफ लेके जाएगा या नहीं। देखिए, वापिस से डायग्राम बनाऊंगी। तो अगर आप डायग्राम में देखिए, इन्फ्लेशन सरप्लस लिखते जब हमारा कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, इसका मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या कर रही है, कम। जब गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम कर दी तो यहाँ पे देखिए इनकम भी कम होगी
और अगर हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है, मतलब अगर हम यहाँ पे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन पे मूव करेंगे, बैकवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, हम लोग चाहते हैं हम बैकवर्ड मूव करें टू अटेन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। उसी तरीके से जब हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, पहले हम यहाँ पे थे, ठीक है, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन हमें तो डाउनवर्ड आना है, तो ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, तो हम वापस से ई की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि बिकॉज हम कन्वर्जेंस की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो पॉलिसी मिक्स है वो क्या है, दैट इज एप्रोप्रिएट पॉलिसी मिक्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब जल्दी से एक क्विक समरी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अगर कोई डाउट भी हो तो क्लियर हो जाए। तो मुंडल ने क्या बोला, मुंडल ने बोला कि किस तरीके से हम इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस को करेक्ट करें बाय यूजिंग मॉनेटरी एज वेल एज फिस्कल पॉलिसीज। तो उन्होंने बोला कि जब भी फिक्स एक्सचेंज रेट है तो सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए आप लोगों के सामने तो आप लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल बैलेंस को करेक्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करेंगे, और इंटरनल बैलेंस को करेक्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, फिस्कल पॉलिसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे पास बेसिकली 4 केसेस बनते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट सरप्लस, इन्फ्लेशन डेफिसिट, अनएम्प्लॉयमेंट डेफिसिट एंड इन्फ्लेशन सरप्लस। उन्होंने बोला जो हमारे पास फर्स्ट 2 केसेस है, यहाँ पे कोई भी हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। असाइनमेंट प्रॉब्लम हमारे पास कब आती है, जब हमारे पास 2 केसेस होते हैं, नंबर 1 इज द अनएम्प्लॉयमेंट डेफिसिट एंड नंबर 2 इज द इन्फ्लेशन सरप्लस। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास हमें कैसे पॉलिसी को चूज करना है, ये एक तो इन्होंने ये बता दिया आपको आंसर, और उन्होंने बताया कि क्यों हमारे लिए ये पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है। जैसे हम लोगों ने डायग्राम देखी, उन्होंने बोला कि जब भी हम कोई भी पॉलिसी को इंप्लॉय करें तो अल्टीमेटली हमें कन्वर्जेंस की तरफ जाना है, मतलब हमें इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ जाना है। तो जब हम ये पॉलिसीज को इंप्लॉय करते हैं तो अल्टीमेटली हम इक्विलिब्रियम को अटेन करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको वैल्यूएबल लगा हो। अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्लासेस आप लोगों को हेल्प कर रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।